नमस्ते दोस्तों। आज ईरान जल रहा है। यह आग केवल सड़कों पर नहीं है, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जिसने दशकों तक एक महान सभ्यता को जकड़ कर रखा। तेहरान की सड़कों पर आज गूंज है, डेथ टू डिक्टेटर। हिजाब जलाए जा रहे हैं, मस्जिदें खाली हो रही है और वहां का युवा चीख चीख कर कह रहा है कि हमें अब इस्लामिक हुकूमत नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो ईरान कभी अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता था, वह इतना कट्टर बना कैसे? और आज वही देश इस्लाम से दूर क्यों भाग रहा है? आज इस वीडियो में हम ईरान के इतिहास, उसकी क्रांति और भारत के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन को समझेंगे। ईरान का इस्लाम से पहले का इतिहास और आधुनिक दौर का ईरान, जिसका पुराना नाम पर्सिया था, यह कोई साधारण देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और वैभवशाली सभ्यताओं में से एक है। इस्लाम के आने से पहले यहाँ का मुख्य धर्म जरथुस्त्र था। इस धर्म का आधार अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म थे। उस दौर में फारस कला, विज्ञान और दर्शन का केंद्र हुआ करता था। यहाँ महिलाएं स्वतंत्र थी और शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। समय बदला और 7वीं सदी के आसपास यहाँ इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, लेकिन ईरान ने इस्लाम को भी अपनी संस्कृति के रंग में डाल दिया। अगर हम 1900 से 1970 के ईरान को देखें तो यहाँ शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। वह ईरान जो आज हमें काले बुर्कों में ढका हुआ दिखता है, वह उस समय किसी यूरोपीय देश जैसा था। तेहरान की सड़कों पर यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां बिना हिजाब से घूमती थी। मिनी स्कर्ट, सिनेमा, थिएटर और शराब पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी। ईरान एक सेक्युलर और आधुनिक देश था, जिसके रिश्ते अमेरिका और यूरोप से बहुत गहरे थे। कला और विज्ञान फल फूल रहे थे, लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। शाह की तानाशाही, भ्रष्टाचार और उनकी खुफिया पुलिस सेवक का डर। जनता के मन में गुस्सा पनप रहा था और इसी गुस्से को एक नया रास्ता मिला, धर्म का। तेल का खेल और अमेरिका का दखल। यहाँ हमें यह समझना होगा कि ईरान की बर्बादी में सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि उसके जमीन के नीचे छिपा काला सोना यानी पेट्रोलियम भी एक बड़ी वजह रहा है। 1950 के दशक में ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्दिक ने ईरान के तेल को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी। चाहते थे कि ईरान के तेल का मुनाफा विदेशी कंपनियां, खासकर ब्रिटिश और अमेरिका के पास न जाकर ईरान की जनता के काम आए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को यह मंजूर नहीं था। 1953 में CIA ने एक तख्ता पलट करवाया और मोसाद्दिक को हटाकर शाह को पूरी ताकत दे दी। अमेरिका ने शाह का समर्थन इसलिए किया ताकि उसे ईरान के तेल के कुओं पर नियंत्रण मिल सके। शाह अमेरिका के इशारों पर नाचने लगे, जिससे आम जनता में यह संदेश गया कि उनकी सरकार एक अमेरिकी कठपुतली है। यही वह गुस्सा था जिसे कट्टरपंथियों ने बुनाया। लोगों को लगा कि अमेरिका उनका तेल लूट रहा है और उनकी संस्कृति बर्बाद कर रहा है। इसी नफरत की आग में घी डालने का काम किया आयतुल्ला खोमेनी ने। खोमेनी ने नारा दिया, न पश्चिम न पूर्व, सिर्फ इस्लाम। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया, अगर विदेशी ताकतों और शाह को बाहर कर दिया जाए तो इस्लाम ही उनकी गरीबी और गुलामी का समाधान है। 1979 की इस्लामिक क्रांति और खोमेनी का उदय। जब जनता किसी तानाशाह से परेशान होती है तो उसे अक्सर धर्म में एक रक्षक दिखाई देता है। ईरान में रक्षक बनकर उभरे आयतुल्ला खोमेनी उस समय फ्रांस में निलंबित थे, लेकिन मस्जिदों के जरिए उनके भाषण ईरान के घर घर तक पहुंच रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही लुभावना नारा दिया, इस्लाम ही समाधान है। उन्होंने वादा किया कि अगर इस्लामिक शासन आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, सबको न्याय मिलेगा,
और विदेशी हस्तक्षेप बंद होगा। 1979 की क्रांति हुई, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, सेना ने हथियार डाल दिए और खोमेनी का ईरान में भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने सोचा था अब एक नई सुबह होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस दरवाजे से उन्होंने धर्म को सत्ता में बुलाया है, उसी दरवाजे से उनकी आजादी हमेशा के लिए बाहर जा रही है। ईरान आधिकारिक तौर पर एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। जो लोग तेल के मुनाफे और आजादी की उम्मीद में क्रांति लाए थे, उन्हें अब समझ आ गया कि उन्होंने एक तानाशाह को हटाकर एक कट्टरपंथी सिस्टम को दावत दे दी है। अमेरिका, जो कभी शाह का दोस्त था, अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। प्रतिबंध लगाए गए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था टूट गई और आम जनता और भी गरीब हो गई। जैसे ही इस्लामिक सरकार सत्ता में आई, आस्था अचानक कानून बन गई। जो धर्म कभी निजी मामला था, यह अब पुलिस के डंडे से तय होने लगा। नए नियम लागू हुए, हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, शराब, संगीत, डांस और फिल्मों पर सख्त सेंसर लगा दिया गया। शरीयत कानून लागू हुए और सड़कों पर उतरी मोरल पुलिस। यह पुलिस औरतों के कपड़े की लंबाई नापती थी। अगर किसी महिला का एक बाल भी हिजाब से बाहर दिखता तो उसे कोड़े मारना या जेल में डालना आम बात हो गई। विरोध करने वालों को अल्लाह का दुश्मन करार दिया गया। पत्रकार, लेखक, छात्र और बुद्धिजीवी जो भी सवाल पूछते, उन्हें या तो मार दिया जाता या जेलों में सड़ा दिया जाता। इस्लाम अब इबादत का जरिया नहीं, बल्कि सत्ता को बचाए रखने का एक हथियार बन गया था। दशकों तक यह सब चलता रहा, लेकिन हर डर की एक एक्सपायरी डेट होती। आज इस्लाम का अंत क्यों दिख रहा है? 2022 में एक घटना हुई जिसने पूरे ईरान की नींव हिला दी। महसा अमीनी, एक 22 साल की लड़की, जिसे मोरल पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उसका हिजाब ठीक नहीं था। पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। Wide anger sparked protests in western Iran after the funeral of a 22-year-old Mahsa Amini, who died after being in detention by morality police enforcing strict hijab rules on Saturday, September the 17th. Women removed their hijab to protest against the death of the young woman in detention. As security forces used tear gas to disperse protesters, the women chanted, "Death to the dictator." इस मौत ने दशकों से दबे हुए गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया। वुमेन, लाइफ, फ्रीडम के नारे पूरी दुनिया में गूंजने लगे। आज की सच्चाई यह है कि ईरान का युवा अब धर्म से नफरत करने लगा है। सर्वे बताते हैं कि ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी अब खुद को मुस्लिम नहीं मानती। वे या तो नास्तिक हो रहे हैं या अपने पुराने फारसी धर्म की ओर लौट रहे हैं। मस्जिदें खाली पड़ी है क्योंकि लोगों को वहां सुकून नहीं बल्कि कट्टरपंथ का शोर सुनाई देता है। जब धर्म को डंडे के जोर पर थोपा जाता है तो इंसान धर्म से ही नफरत करने लगता है। सिर्फ ईरान ही नहीं, तुर्की को देखिए। अतातुर्क ने उसे सख्त सेक्युलर बनाया, लेकिन आज अर्दोगन धीरे धीरे फिर से इस्लाम को सत्ता में ला रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जहां तालिबान ने धर्म के नाम पर कबीलाई मानसिकता को थोप दिया है। इन सभी देशों की कहानी एक ही सबक देती है। जब धर्म सत्ता की भूख मिटाने का जरिया बनता है तो सबसे पहले मानवता और आजादी की बलि चढ़ती है। भारत बनाम इस्लामिक राजनीति का विश्लेषण करते हैं। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत कोई सामान्य देश नहीं, एक जीवित सभ्यता है। जब इस्लाम भारत पहुंचा तो यहाँ पहले से ही हजारों साल पुरानी समृद्ध संस्कृति मौजूद थी। भारत में इस्लाम दो रास्तों से आया, केरल के तटों पर व्यापार के जरिए और उत्तर भारत में आक्रमणकारियों की तलवार के जरिए। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हमने देखा कि कैसे धर्म और सत्ता को जोड़ने की कोशिश की गई। जजिया कर और मंदिरों का विध्वंस उसी राजनीति मॉडल का हिस्सा था।
लेकिन भारत की मिट्टी में बहुलता इतनी गहरी थी कि यहाँ कभी भी पूरी तरह से एक कट्टर इस्लामिक राज्य सफल नहीं हो पाया। अकबर जैसे शासकों को भी समझ आ गया था कि भारत पर राज करना है तो सुलह कुल यानी सभी धर्मों का सम्मान करना ही होगा। अंग्रेजों के आने के बाद राजनीति का स्वरूप बदल गया। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति के तहत धर्म को वोट बैंक और कम्युनिटी में बदल दिया। 1906 में मुस्लिम लीग का बनना इसी धार्मिक राजनीति की शुरुआत थी, जिसका अंत 1947 के दर्दनाक विभाजन में हुआ। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, लेकिन क्या वहां शांति आई? नहीं, क्योंकि समस्या धर्म नहीं बल्कि धर्म को राजनीति बनाना था। आजाद भारत ने सेक्युलरिज्म को चुना, लेकिन समय के साथ इसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति घुस गई। शाहबानो केस जैसे उदाहरणों ने दिखाया कि कैसे सत्ता ने धर्म के नाम पर कानून के साथ समझौता किया। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमें यह समझना होगा कि धर्म निजी आस्था का विषय है, संसद का हथियार नहीं। ईरान से हमें क्या सीखना चाहिए? ईरान हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है कि वह हमें सिखाता है कि जब धर्म को सत्ता बनाया जाता है, जब आजादी छीनी जाती है और जब सवाल पूछना गुनाह बन जाता है, तो वही धर्म अपने ही लोगों की नफरत का शिकार हो जाता है। ईरान में आज जो लड़ाई है वो इस्लाम बनाम पश्चिम नहीं है, वह लड़ाई है आजादी बनाम कट्टरता। धर्म अगर दिल में रहे तो वह इंसान को शक्ति देता है, लेकिन अगर धर्म डंडे और डर से थोपा जाए तो वो विनाश लाता है। भारत का भविष्य भी इसी बात पर टिका है कि हम इतिहास से क्या सीखते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि एक मजबूत समाज वही है जहां कानून सबके लिए बराबर हो और धर्म व्यक्ति का निजी चुनाव। इतिहास अक्सर उन लोगों को माफ कर देता है जो अनभिन्न होते हैं, लेकिन उन्हें कभी माफ नहीं करता जो अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। आज ईरान की सड़कों पर जलता हुआ हिजाब और युवाओं की चीखें पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। हमें तय करना है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आस्था का सुकून देंगे या मजहबी कट्टरता का डर। आज यूक्रेन, ईरान, वेनेजुएला, लीबिया वर्ल्ड वॉर 3 के कारण तो नहीं बनने जा रहे। अमेरिका का न्यूक्लियर युद्ध जहाज ईरान को घेरा डाल रहा है, तो वहीं रशिया और चीन अमेरिका को नसीहत दे रहे हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने डिफेंस सिस्टम और बड़े नौसैनिक समूह को तैनात किया है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य आक्रमण पर वह कड़ी प्रतिक्रिया देगा। यूरोपीय संघ ने ईरान की इस्लामिक क्रांति गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इससे ईरान पर नए प्रतिबंध और कानून लागू होंगे और इंटरनेशनल दबाव और बढ़ेगा। ईरान ने लाइव नौसेना अभ्यास कराने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिका द्वारा अपनी नौसेना को भेजने के बाद आया है। इस अभ्यास से तेल मार्गों पर तनाव और बढ़ सकता है। ईरान में पिछले इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद कनेक्टिविटी धीरे धीरे बहाल हो रही है, लेकिन व्यापक प्रतिबंध और सेंसरशिप आज भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के बाद भी सामाजिक असमानता और बेरोजगारी जैसे समस्याएं बनी हुई है। सरकार विरोधी आवाजें कुछ क्षेत्रों में कम तो हुई है, पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी मजबूत है। IMF ने 2026 में ईरान की इकोनॉमी के 1.1% ग्रोथ की उम्मीद जताई है, जो पिछले साल से बेहतर है, लेकिन अभी भी आर्थिक दबाव जारी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।